एंड वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रितेश प्रॉपर्टीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको रितेश प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है इसके कुछ कुछ जो डेटा है, यानी कि अगर आप देखोगे आरओई वगैरह, तो ये डेटा पॉइंट्स वहाँ पे इस कंपनी के अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो मैं आपको शुरुआत में ही बोल देता हूँ कि यहाँ पे जो जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है तो उससे हम यहाँ पे बात करने वाले, और ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पूरा 100% हमारी तरफ से एनालिसिस नहीं होगा क्योंकि उतना डेटा इस कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं था। तो देखिए ये जो कंपनी, ये कंपनी 1987 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 35 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसके नाम में आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर आता है, लेकिन ये जान के आपको हैरानी होगी कि सिर्फ अराउंड 5% के जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी वाले बिजनेस से आता है। बाकी जो 95% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो जो कंपनी फैब्रिक्स और रियल इस्टेट वगैरह, और जो अगर आप देखोगे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर ये कंपनी ट्रेडिंग करती है, तो उसके अंदर से कंपनी का 95% के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स आते हैं। तो देखा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि यार ये प्रॉपर्टी वाली कंपनी है तो प्रॉपर्टी मार्केट अगर ग्रो कर रहा है तो आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया है, क्योंकि देखिए बेसिकली अगर देखा जाए अगर ये कंपनी प्योर बेस्ड, अगर ये कंपनी अगर प्रॉपर्टी होती है तो वहाँ पे अराउंड 30-40% के जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो वहाँ से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रॉपर्टीज के अंदर काम नहीं करती है। अभी नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर ये कंपनी अभी काम कर रही है। टू पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक ये कंपनी हमें यहाँ पे वो नजर आती है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस हमें प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। अगर हम कंपनी के एमडी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए संजीव अरोड़ा जी कंपनी के एमडी हैं, और अभी करंटली अगर आप देखोगे जिस तरीके से कंपनी के स्टॉक में भी हमें रैली देखने को मिली है तो लगभग 15-16% का स्टेक इन्होंने अपनी कंपनी में बढ़ाया है। अगर हम पिछले एक साल के होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-16% से इन्होंने अपना स्टेक को बढ़ाया है। तो इसी की वजह से अगर देखा जाए तो मेन रीजन मुझे लगता है कि स्टॉक की रैली का मैं यहाँ पे इनका जो स्टेक इन्होंने बढ़ाया है उसी की वजह से ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे ये स्टॉक रैली हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1079 करोड़ का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का नजर आता है। तो अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 45 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो देखा जाए एक नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग वाली कंपनी अगर 45 के पी पे ट्रेड हो रही है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो थोड़े से प्रीमियम या और वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। बाकी अगर आप देखोगे जो डेट के नंबर्स है, आरओसी के नंबर है, ये नंबर्स हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम अर्निंग के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो पी रेशियो का नंबर है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आता है। बाकी अगर आप देखोगे 55 रुपए का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, तो वहां से ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 20% डिस्काउंट पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। अब अगर हम अर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर इतने ज़्यादा कोई नंबर्स हमें ग्रोथ के नंबर्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन 21-22 में अगर आप देखोगे रेवेन्यू के नंबर्स मोर देन 70 करोड़ से कंपनी के बढ़े थे, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर था वो यहाँ पे कंपनी का सिर्फ 1 करोड़ से हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। तो देखिए भले ही आपके रेवेन्यू के नंबर कितने भी बढ़ जाए, लेकिन अगर आपके एट दी एंड अगर आपके नेट प्रॉफिट के नंबर्स नहीं बढ़ेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली वो कोई ज़्यादा शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ क्वार्टरली नंबर्स की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स पे भी सारे क्वार्टर्स की कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स की अगर आप बात करोगे यानी कि मार्च वाला क्वार्टर और जून वाले क्वार्टर के नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 40 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, और यहाँ पे कंपनी का नंबर हमें यहाँ पे 24 करोड़ रुपये नजर आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर था वो यहाँ पे सिर्फ 6 करोड़ के लगभग था, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर था वो हमें यहाँ पे 10 करोड़ रुपए कंपनी का नजर आता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी को थोड़ा टैक्स रिफंड यहाँ पे कंपनी को मिला है, तो इसकी वजह से यानी कि आपने देखा होगा कि जब आप टैक्स वगैरह फाइल करते हो तो आपको जो टीडीएस रिफंड मिलता है तो वहाँ पे इनको कोई सब्सिडीज वगैरह या फिर जो टैक्स रिफंड वगैरह वहाँ पे मिला है, तो इसकी वजह से ये नंबर हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। और कंपनी की अदर इनकम हमें यहाँ पे 2 करोड़ की देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम जून 2021 वाले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे 8 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम थी। तो देखिए 11 करोड़ में से अगर आप देखोगे 8 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम है, यानी कि जो ऑपरेटिंग बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो वहां से कोई ज्यादा नेट प्रॉफिट कंपनी को नहीं आ रहा है। तो ये डेफिनेटली ये थोड़े रेड सिग्नल्स हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर आते हैं। अब आप बोलोगे कि अदर इनकम में क्या होता है, तो देखिए ये कंपनी ट्रेडिंग वगैरह करती है तो वहां पे मेरे ख्याल से जो फॉरेक्स वगैरह यानी कि जो अदर करेंसीज में कंपनी ट्रेडिंग करती है तो वहां के प्रॉफिट में मेरे ख्याल से अदर इनकम में ये नंबर आता होगा।
उसके अलावा अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में लगभग 40% से क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर गिरे हैं और हार्डली अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे फिर से 5 करोड़ पे है, लेकिन यहाँ पे फिर से कंपनी को टैक्स रिफंड मिला है। देखिए लगातार कंपनी को टैक्स रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये कंपनी के जो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि उससे पहले अगर हम टैक्स के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर डेफिनेटली इसके बेसिस पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे कंपनी का पी रेशियो का नंबर में 50 से भी ज्यादा कंपनी का नजर आएगा। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए यहाँ पे वैल्यूएशन काफी अंडर कंट्रोल में हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आते। एक तरीके से ऐसा लगेगा कि थोड़े ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 48% से अगर हम देखेंगे तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें 71.74% पे नजर आती है। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी की होल्डिंग अगर आप देखोगे किसने बढ़ाई है, जो कंपनी के एमडी है संजीव अरोड़ा जी, तो लगभग 14-15% की होल्डिंग थी, तो अभी अराउंड 32% की होल्डिंग हमें उनकी नजर आती है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे जब कोई भी प्रमोटर इतना ज्यादा स्टेक वगैरह बढ़ाएगा तो एक तो मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी सी काफी ज्यादा लिक्विडिटी कम होगी, क्योंकि देखिए 15-16% के शेयर्स अगर उन्होंने बाई किए तो ये कोई छोटा मोटा नंबर हमें नजर नहीं आता है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे जब वो लगातार ये अपना स्टॉक बाय कर रहे होंगे तो मोस्टली 20 से 25% की रैली तो स्टॉक में तभी आ गई होगी। अगर हम यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तब इनकी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, तब एफआईएस की होल्डिंग अगर आप देखोगे 2% के लगभग यहाँ पे कम हुई है और इसके बाद में भी यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन नी के बराबर हमें उनका होल्डिंग का नंबर नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे डीआईएच की बात करेंगे तो उनकी यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग थी, फिर उन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया था और अभी उनके पास में हमें कोई भी होल्डिंग नजर नहीं आती है। बाकी अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो 26% की होल्डिंग है, जो बची हुई होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास में नजर आती है। तो देखिए संजीव अरोड़ा जी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वगैरह भी ये लोग करते रहते हैं। इनके जब मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह देख रहा था तो आपने देखा होगा कि कोहिनूर फूड करके जो कंपनी है जो अभी रिसेंटली अडानी ग्रुप ने एक्वायर की है, तो वहाँ पर भी उन्होंने कुछ बाइंग सेलिंग वगैरह की हुई है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉशियस आपने वहाँ पे रहना चाहिए। और अभी अगर आप रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ऑल्दो अगर आपको यहाँ पे लगेगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन अब जब होल्डिंग पैटर्न के अंदर जाके अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो संजीव अरोड़ा जी उन्होंने रिसेंटली अभी 1-1.5% से अपनी होल्डिंग को कम किया है। और उसके अलावा कोई अदर प्रमोटर ग्रुप है फुंडॉक करके शायद कोई प्रमोटर ग्रुप है, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को वहाँ पे बढ़ाया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉशियस आपने यहाँ पे रहना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल के यहाँ पे कैश फ्लोज भी अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी के नाम में 18 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिलता है। यानी कि जो आप देख रहे थे कि जो अदर इनकम वगैरह में देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पे कंपनी अपने एसेट को सेल कर रही है और कुछ इंटरेस्ट इनकम वगैरह रह रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे 18 करोड़ का ये नंबर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी री इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर री इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी की तरफ से होता है यानी कि फिक्स्ड एसेट कंपनी बाय कर रही है या फिर लैंड वगैरह कंपनी बाय कर रही है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें देखने को मिलता है। तो वैसी चीज हमें यहाँ पे होती हुई नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर अगर आप 16 करोड़ की आउटफ्लो की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने जो डेट वगैरह लिए हुए थे तो उसे रीपे करने के लिए यहाँ पे नंबर में नजर आता है। और कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की भी अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर नेगेटिव नजर आता है, और बहुत बार अगर आप देखोगे तो ये नंबर हमें नेगेटिव ही नजर आता है। तो देखिए भले कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपके जो बाकी के इनफ्लोज है, यानी कि अगर आपके बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है तो बाकी सारी चीजों को आप फाइनेंस कैसे करोगे, आप और डेट लेके उन चीजों को फाइनेंस करोगे। तो डेफिनेटली देखा जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इतना अच्छा नजर नहीं आता। और पिछले साल का ये क्यों अवेलेबल नहीं है ये मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं साइट वगैरह पे जाके देख रहा था तो वहां पर भी ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। अब देखिए 44 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, 55 रुपए का यहाँ पे ऑल टाइम हाई में नजर आता है। तो रिटर्न देख के तो अगर आप देखोगे तो काफी फिनोमिनल रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 6000%, तो ये तो काफी फिनोमिनल रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे नहीं देखना चाहिए। और मेनली अगर आप देखोगे पिछले एक साल में जो मेनली जो हमें रैली देखने को मिली है, वो मुझे लगता है कि जो प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक बढ़ाया है तो उसकी वजह से रैली वहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस यहाँ पे इतना कोई एक्साइटिंग मुझे नजर नहीं आता है। प्रॉपर्टी का बिजनेस है, प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस नहीं है। और उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग कंपनी को क्या मार्केट हार्डली मेरे ख्याल से 25 से 30 का पी रेशियो देता है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 50 के पी रेशियो पे ये कंपनी भी ट्रेड हो रही है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज भी कुछ चीजें अंडर कंट्रोल नजर नहीं आती है मेरे ख्याल से, तो अवॉइड करना ही सही रहेगा। और कुछ कुछ चीजें अगर आप देखोगे सही से डिस्क्लोजर भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आते, और सिर्फ बीएससी पे ये कंपनी लिस्टेड है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना ही सही रहेगा। और बाकी डेफिनेटली अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर इस कंपनी की अवेलेबल है, नहीं आपको लगता है कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो
जो सोर्सेज वगैरह हमारे पास में इन्फॉर्मेशन के रहते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी है वहाँ पे भी इतना अच्छा डेटा में यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि रितेश प्रॉपर्टीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।